हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही रोमांचक सा सवाल। तो सवाल ये है, अगर दो एम्प्टी पैक्ड रूम्स है जिसके रूम कंडीशंस बिल्कुल सेम है और दोनों में एक ही फैन लगा हुआ है, पर फिर रूम नंबर 1 का फैन ऑन कर दिया जाता है मगर रूम नंबर 2 का नहीं, तो अब आपको क्या लगता है 2 घंटे बाद कौन सा रूम ज्यादा ठंडा हुआ होगा? सोचिए, क्योंकि बॉस ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब 99% लोग गलत देते हैं। एक और एक सवाल है मेरे पास, एक और एक सवाल है जो शायद मेरे साइंस लवर, स्पेस लवर दोस्त जानते रहेंगे। ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैंडल की फ्लेम खड़ी नहीं, मतलब ऊपर की ओर खड़ी नहीं, बल्कि स्पेरिकल सी, सर्कल जैसी दिखाई देती है? अब क्या इसका आंसर ग्रेविटेशन है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब नहीं पता होगा, क्योंकि मे बी आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं। आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीजें रटाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस नहीं किया जाता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। और आज इन्हीं सारे क्वेश्चन को आंसर करते करते हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स जानने वाले हैं। बट ये चीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आप आयरन मैन के फैन हो? अगर आप हो तो आपने उसकी सारी मूवीज देखी होगी, सारे सीक्वल्स देखे होंगे और ये वाला सीन तो आपने बिल्कुल देखा होगा। इस स्क्रीन में जो आपको विंडो दिखाई दे रहा है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ साथ एक ओपेक स्क्रीन भी है। और क्या आप जानते हैं ये टेक्नोलॉजी कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक रियलिटी है जो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रिस्टलीन सब्सटेंसेस के इंटरेक्शन पर बेस्ड है। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो और ये नहीं जानते कि इन सारे सवालों के जवाब क्या है, या फिर जस्ट इन जनरल आप अपने दिमाग का IQ जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि यार मैं स्मार्ट कैटेगरी में आता हूं कि एवरेज कैटेगरी में, तो बिल्कुल बने रहो इस वीडियो के अंत तक और हम अनकवर करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के पीछे का सीक्रेट और जानेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिसके बाद आपको इन सवालों को रटने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके दिमाग में इतना डीपली एनग्रेन हो चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। जब कैंडल जलती है तो अर्थ पे उसकी फ्लेम यूजुअली खड़ी होती है, ऊपर की ओर ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देती है, बट स्पेस में यही सेम फ्लेम आपको एक स्पेरिकल शेप में दिखाई देती है। अब क्या इसके लिए एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है या फिर ग्रेविटी? अब जो जानते हैं वो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो और अपने आंसर को एक पेपर में लिख दो और लिखने के बाद आप वीडियो को वापस प्ले कर सकते हो। और जो लोग इनका जवाब नहीं जानते तो मैं बता दूं, इसमें सारा का सारा खेल है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, डेंसिटी और पृथ्वी की ग्रेविटी का। नहीं समझे? वेल, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। हम जब किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है? तब उसके आसपास मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उछल कूद करने लगते हैं, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह, और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। और इसके कारण हीट सोर्स के आसपास की जो हवा होती है ना, उसकी डेंसिटी कम होने लगती है और इस डेंसिटी में आए हुए बदलाव को बैलेंस आउट करने के लिए डेंस ठंडी हवा हीट सोर्स की ओर बढ़ने लगती है, या कह सकते हैं बहने लगती है और उसे रिप्लेस कर देती है और ये हीट रिप्लेसमेंट साइकिल चलता रहता है। अब अर्थ में जब हम कैंडल जलाते हैं तब ग्रेविटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जहां पर ठंडी हवा डेंस होने की वजह से भारी होती है और नीचे आ जाती है, वहीं पर गर्म हवा हल्की होके ऊपर उठने लगती है। गर्म हवा का मास हमेशा कोल्ड एयर के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए वो ऊपर पुश कर दी जाती है और उसी दौरान ये गर्म हवा फ्लेम को सीधा खड़ा कर देती है। बट अगर हम बात करें स्पेस की तो वहां तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करो तो वहां पे ग्रेविटी बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक जीरो ग्रेविटी, और इसीलिए हीट रिप्लेसमेंट हर दिशा से हो रहा होता है, ना कि सिर्फ वर्टिकली यानी कि ऊपर की ओर। और इसी वजह से अगर हर जगह से हीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो स्पेरिकल सा दिखता है। सो बिल्कुल यही रीजन है कि आपको स्पेस में कैंडल का फ्लेम ऐसे स्पेरिकल सर्कल जैसा दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो सवाल कुछ इस तरह है। आयरन मैन मूवीज में यूज किए जाने वाली ये टेक्नोलॉजी ग्लास की आखिर में एक फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी कैसे है? कहां से आई हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और उसके पीछे का साइंस क्या है? सो फ्रेंड्स, इस विंडो में जो ग्लास यूज की गई है ना, वो स्विच ऑन करने पर ट्रांसपेरेंट हो जाती है और स्विच ऑफ करने पर ट्रांसलूसेंट या कहे तो ओपेक हो जाती है। तो सवाल ये भी है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ग्लास की ट्रांसपेरेंसी को आखिर इफेक्ट कैसे कर रहा है? अगेन, जो जानते हैं वो पहले पॉज करके अपना आंसर लिख ले, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए मैं बोलूंगा ना आंसर। ये ग्लास एक सिंपल से प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो आपने स्कूल में बिल्कुल पढ़ा होगा, और वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जहां पे सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक प्रॉपर्ली अरेंज्ड पैटर्न में होते हैं, जिसकी वजह से लाइट उनके बीच से आसानी से पास हो जाती है। मगर एमॉर्फस सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स काफी रैंडमली अरेंज्ड होते हैं,
जिसकी वजह से बहुत कम लाइट उनके बीच में से पास हो पाती है। अब होता क्या है, इस विंडो में दो ग्लास पैनल्स होते हैं जिनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल्स भरे हुए होते हैं जो नेचुरल स्टेट में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, यू नो, जस्ट लाइक एन एमोर्फस सब्सटेंस जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और हमें ग्लास ट्रांसलूसेंट या ओपेक दिखाई देती है। पर जैसे ही हम उस लिक्विड से करंट को पास करते हैं तो वही ग्लास पैनल में मौजूद लिक्विड मीडियम से ट्रैवल करता है और लिक्विड में मौजूद क्रिस्टल्स को एक सीधा या फिर मैं कहूं एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर देता है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स पहले अरेंज नहीं हुआ करते थे अब वो प्रॉपर्ली अरेंज पैटर्न में आ जाते हैं, यानी कि वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल राइट, वो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की तरह प्रॉपर्ली अरेंज पैटर्न में आ जाते हैं और उनमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है। सो दैट्स द आंसर, राइट। कभी कभार बहुत ही साइफाई सी लगने वाली चीज के पीछे का भी साइंस बिल्कुल सिंपल होता है और हम इसी युग में भी उसे कर पा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब तक पूछे गए दो सवाल अगर आपको बहुत ही मुश्किल लगे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा इजी पूछ लेता हूं। पेपर जो होता है ना, वो वैसे तो ओपेक होता है, पर ऑयल डालने पर वो ट्रांसलूसेंट कैसे हो जाता है? मतलब तेल अंदर घुसते ही पता नहीं क्या जादू कर देता है कि उसके बाद हमें पेपर के आर पार दिखने लगता है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर साइंस का प्रिंसिपल, साइंस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तब उसकी स्पीड और डायरेक्शन में बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो एक रेलवे प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है और आपको एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंचना है। अब वो प्लेटफॉर्म क्योंकि खाली है तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से वहां पे सीधा पहुंच सकते हो। बट क्या होता है जब प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा भीड़ है? क्या आप उतने ही समय में वही सेम पाथ को यूज करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाओगे? और उस भीड़ का आप पर क्या असर होगा, आप उसे कैसे नाप पाओगे? अब सेकंड वाले सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है। ऑब्वियसली आप पहले कितनी स्पीड से भाग रहे थे और अब कितनी स्पीड से भाग पा रहे हो, इन दोनों में कंपैरिजन निकाल के बेसिकली आप ये जान पाओगे कि भीड़ का आप पर क्या असर हुआ है। और जब आप इन दोनों स्पीड्स, मतलब भीड़ के साथ स्पीड और भीड़ के बिना स्पीड को एक रेशियो में लेके आते हो तो उसे लाइट के कॉन्टेक्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जहां पर अगर रेशियो का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगी बिना उसकी स्पीड में कोई भी गिरावट आए, और अगर वैल्यू यहां पर 1 से कम या फिर ज्यादा है तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन और स्पीड में बदलाव आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये प्रिंसिपल को पेपर और ऑयल वाले एक्सपेरिमेंट में ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा वर्क करेगा। देखो, जैसे कि हमें पता है पेपर सेल्यूलोज के रेशों से बना हुआ होता है और उनके बीच में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पॉकेट्स यानी कि होल्स होते हैं। अब सेल्यूलोज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो 1.469 है और एयर का 1000 है। इसका मतलब सेल्यूलोज और उसके एयर पॉकेट्स में बार बार अंदर बाहर ट्रैवल करने की वजह से लाइट की स्पीड और डायरेक्शन ड्रास्टिकली इफेक्ट करेगी और ज्यादातर लाइट पेपर के आर पार नहीं जा पाएगा। अब फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, पेपर ओपेक दिखेगा। बट क्या होता है जब हम उसी पेपर में ऑयल डालते हैं? तो सबसे पहले ऑयल क्या करता है? तेल लगाने से क्या होता है? सरफेस चिकनी, स्मूथ हो जाती है, जिससे लाइट को अंदर घुसने में आसानी होती है और फिर एयर पॉकेट्स में से एयर को रिप्लेस कर देता है। अब सेल्यूलोज और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, यानी कि 1.4, जिसकी वजह से लाइट सीधा निकल जाती है और हमें पेपर ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है। सो अब समझे द साइंस बिहाइंड पेपर क्यों ट्रांसलूसेंट हो जाता है जब उस पे आप ऑयल डालते हो। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम आते हैं आज के लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर। एक्साइटमेंट के मारे गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो चलिए फैन ऑन कर लेते हैं। तो सवाल यह है ना कि अगर दो एम्प्टी पैक्ड रूम्स है जिनके रूम कंडीशन सेम है और दोनों में एक एक फैन लगे हुए हैं, पर फिर अगर रूम 1 का फैन ऑन कर दिया जाता है बट रूम 2 का नहीं किया जाता है, तो आपको क्या लगता है 2 घंटे बाद कौन सा रूम ज्यादा ठंडा होगा? सो फ्रेंड्स, ये सवाल का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करना होगा कि फैन एसी की तरह हवा को ठंडा नहीं करता, वो सिर्फ हवा को पूरे रूम में इक्वली, काइंड ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इवन हमारे बॉडी से जो हीट निकलती है उसे भी इक्वली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे हमें वो हीट फील नहीं होगा क्योंकि वो हमसे दूर डिसिपेट हो रहा है। अब देखो यार, ये ठंड आखिर क्या होता है? सो ठंड जो है ना, वो बिल्कुल अंधेरे की तरह है। जिस तरह लाइट बंद करने पर हमें पता चलता है कि अंधेरा क्या होता है, उसी तरह अगर हीट एनर्जी को हटा दो तो जो बचा को हम ठंड कहते हैं। सो अगर दोनों ही रूम्स एम्प्टी है
अब चाहे फैन चालू हो या बंद हो, रूम का टेम्परेचर, रूम का तापमान तो सेम ही रहेगा ना। पर सवाल के हिसाब से रूम 1 में फैन 2 घंटे तक चालू था और इसकी वजह से होगा क्या, उसका जो मोटर है फैन का वो हीट हो जाएगा और वो ज्यादा हीट को डिसिपेट करेगा और आसपास की हवा को गर्म करेगा। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फैन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर को बस स्प्रेड करता है, तो अब ये गर्म हवा पूरे रूम में इक्वली स्प्रेड होने लगेगी और रूम नंबर 1 कंपैरेटिवली ज्यादा हीट होगा। एंड सो इस सवाल का सिंपल सा जवाब ये है, रूम नंबर 2 विल बी कूलर देन रूम नंबर 1। सो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग था। आई एम श्योर आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे जिनका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो सवाल रट के आए हैं उनके पास उसका जवाब बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब फ्रेंड्स, अगर आप इन चारों सवालों में से किसी एक का भी जवाब खुद दे पाए हो किसी की भी हेल्प लिए बिना, तो आप किसी भी IQ एग्जाम को 60% से पास कर दोगे। और अगर आप इन सवालों में से 2 का जवाब दे पाए हो तो आप 70% स्कोर के साथ पास करोगे। और चारों क्वेश्चंस का अगर आपने सही जवाब दिया है, मानना पड़ेगा बॉस, आप किसी आइंस्टाइन से कम नहीं हो। पर अगर इतना ही आइंस्टाइन वाला दिमाग आपके पास है तो एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दे के जाना। जरा थोड़ी सी नजर इस इमेज पर डालो। इस इमेज में एक टीनेज लड़का समुद्र में पॉइंट बी पर है और वो पानी में डूब रहा है और पॉइंट ए पर एक लाइफ गार्ड उसे बचाना चाहता है। तो लाइफ गार्ड को उस लड़के तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए आप इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सजेस्ट करोगे? और हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर D1 यानी कि डिस्टेंस 1 इज लेसर देन डिस्टेंस 2। और अब वैसे तो किसी के भी पास पहुंचने का सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता होता है एक सीधी लकीर में चलना, एक सीधे लाइन में चलना। पर इस केस में क्या वही सीधा रास्ता अपनाना समझदारी होगी? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हां तो क्यों? ये बताकर नीचे कमेंट सेक्शन को भर दो अपने आंसर से। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ फ्रेंड्स, अपने IQ बढ़ाने की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अनअकैडमी का रजिस्टर लिंक दे दिया है, जाओ जाकर रजिस्टर करो, एनरोल करो और कॉम्पिटिशन में भाग लेना स्टार्ट करो। एंड जस्ट स्टे इन टच विद वेयर यू स्टैंड, ताकि आप अपने नॉलेज को और बढ़ाते रह सको। अगर गेट सेट फ्लाई चैनल पर ये आपका पहला वीडियो है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना करो। And with that said friends, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.